Assalamu alaikum. This is Asal Nati. Welcome to Future Officers Forum, where aspirants become future officers. Let's begin. जून 6 को सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें एआई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने मिलके पहली वैक्सीनेशन जनरेट की है और ये एआई की हेल्प से क्रिएट की गई है। और इसका मकसद क्या है कि किसी भी किस्म के फ्यूचर पेंडेमिक्स को फैलने से पहले ही स्टॉप किया जा सके। याद रखिएगा, वैक्सीनेशन में सिंपल प्रोसेस काम करता है जिसमें एक एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है कि किसी भी पॉसिबल वायरस को वो टैकल करने की ऑलरेडी जो है कैपेबिलिटी बॉडी आपकी रखती है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहली वैक्सीनेशन कब बनी थी और किसने बनाई थी। तो इट वाज डेवलप्ड इन 1796, 1796 में सबसे पहली वैक्सीनेशन बनी थी एंड इट वाज बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है ये उन्होंने डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, ये याद रखना है आपने। देन तकरीबन 6 दिन के बाद एक नेपाली शेरपा जो कि यूजुअली माउंटेनियर्स जो फॉरेनर्स आते हैं उनका सामान वगैरह कैरी करने के लिए माउंटेन एवरेस्ट के टॉप तक, समिट तक, पीक तक जाने के लिए हेल्प आउट करते हैं। तो उसमें जो है रिसेंटली एक नेपाली शेरपा जो है उसको तकरीबन 6 दिन उसने सरवाइव किया है माउंट एवरेस्ट के ऊपर किसी भी किस्म की फूड और बॉटल ऑक्सीजन के बगैर। दिस शोज के ये जो लोकल एक एथनिक ट्राइब है विद इन नेपाल, हाउ टफ दे आर और इनकी जो इंपॉर्टेंस है फॉर हेल्पिंग पीपल फुलफिल देयर ड्रीम्स ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट, वो किस हद तक जाता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें पाकिस्तान को भी लेके और दुनिया को भी लेके उसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सबसे पहला शख्स कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जैसी 14 ऐसी पीक्स हैं जिन जो 8000 प्लस मीटर्स जो हैं वो फैली, 8000 प्लस मीटर्स की हाइट तक जाती हैं। इन 14 में से जो 5 हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है, जिसमें से दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 बड़ी फेमस है। देन नांगा पर्वत है जो कि किलर माउंटेन भी कहलाता है। इसके अलावा ब्रॉड पीक है और गैशब्रम 1 और 2 है। लेकिन सबसे पहला शख्स कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था? तो सबसे पहला शख्स था एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी के नाम से शख्स था पहला जिसने माउंटेड एवरेस्ट को सबमिट किया था और इनके साथ एक नेपाली शेरपा था जिसने इनके साथ ये मिलकर ये सबमिट की थी और उसका नाम था तेंजिन नॉर्गे। लेकिन फेमस एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट क्या आपके पास? एडमंड हिलरी जिसने 1953 के अंदर जो है इन दो लोगों ने मिलकर सबमिट किया था माउंटेड एवरेस्ट को। यहाँ से सवाल होता था पाकिस्तान की तरफ से पहला शख्स कौन सा, तो वो है नजीर साबिर साहब। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2000 में सबमिट किया था और पहली वुमन जो है पाकिस्तान की तरफ से सबमिट करने वाली वो समीना बेग हैं और उन्होंने 2013 के अंदर माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है। और पाकिस्तान के अंदर पहला जो यंगेस्ट पाकिस्तानी है, याद रखिएगा K2 को भी सबमिट करने वाली, पहले वुमेन सबमिट करने वाली जो खातून है पाकिस्तान की तरफ से वो भी समीना बेगी हैं। वो 2013 में उन्होंने जो K2 सबमिट करने वाली वो भी समीना बेगी हैं। इसके अलावा यंगेस्ट पाकिस्तानी, पाकिस्तान में जो यंगेस्ट शख्स जिसने ना सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक को सबमिट किया जिसकी वजह से उसको ब्रॉड बॉय कहलाया वो, बल्कि इसके अलावा उसने 19 साल की उम्र में एक मंथ के डिफरेंस से, एक डेढ़ मंथ के डिफरेंस से दोनों पीक सबमिट की थी और वो यंगेस्ट पाकिस्तानी बना था K2 और एवरेस्ट दोनों सबमिट करने के लिए। पहले एवरेस्ट सबमिट की और राइट और प्लस K2, सिर्फ 19 साल की उम्र में इसने ये दोनों सबमिट किए। इनको आपने याद रखना है, बैक इन 2021। तो यंगेस्ट पाकिस्तानी टू सबमिट एवरेस्ट एंड K2 इज शेरोज काशिफ। और याद रखिएगा माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइम करने का एक सदर्न साइड है उसकी विच इज वाया नेपाल, और जो उसकी नॉर्दर्न साइड है उसको तिब्बतन साइड कहते हैं कि तिब्बत की साइड से आपसे क्लाइम करते हैं। तो पाकिस्तान ये एक माउंटेनियर तिब्बत से भी क्लाइम कर चुका है, उसका नाम है साद मुनव्वर। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जी के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं माउंटेन एवरेस्ट और K2 को लेके। K2 का निक नेम सविच माउंटेन भी है और आपके नागा पर्वत का जो नेम है वो आपके सामने उसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। इस तरह आपने इनको याद रखना है। सो वी हैव विद अस पाकिस्तानी फर्स्ट मेल, पाकिस्तानी फर्स्ट वुमन और उसके अलावा यंगेस्ट पाकिस्तानी जिन्होंने उसको सबमिट किया। चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपना पहला इस साल का जो फॉरेन विजिट है वो किया है नॉर्थ कोरिया का। याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया जो है वो एक हर्मिट स्टेट है, रिक्लूस हुई है, अलग हुई है, दुनिया के साथ ज्यादा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करती, इक्का दुक्का ममालिक को छोड़ के ना ज्यादा ट्रेड रिलेशन उसकी स्टैब्लिश है। लेकिन उसको बहुत अच्छी सपोर्ट हासिल है चाइना की तरफ से। चाइना एज वेरी फुली कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया।
और अदरवाइज जो है नॉर्थ कोरिया जो है वो सैंक्शंस का शिकार है, वो ब्लैक लिस्ट हुआ है एफएटीएफ की तरफ से। और नॉर्थ कोरिया जो है वो स्पेशली अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से जो है अमेरिका और वेस्ट की नज़रों में एक थोन है। और इस हिसाब से जो नॉर्थ कोरिया की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करें तो याद रखिएगा 1945 में जब जापान को डिफीट होती है एन ऑन द कोरियन पेनिनसुला, तो उसके बाद सोवियत यूनियन और यूएसए मिलकर कोरिया को डिवाइड करते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, और उन दोनों को डिवाइड करते हैं। और पहले ये टेम्परेरी डिवीजन होती है लेकिन बाद में ये एंट्रेंच हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और 1948 के अंदर नॉर्थ कोरिया के अंदर एक अलग गवर्नमेंट बनती है और साउथ कोरिया के अंदर एक अलग गवर्नमेंट बनती है। तो 1948 से लेके आज तक नॉर्थ कोरिया के अंदर एक ही फैमिली, किम फैमिली, गवर्न कर रही है। और ये किम फैमिली जो है इसमें तीन मेजर रूलर्स आ चुके हैं। इसमें जो किम फैमिली में पहला मेजर था वो शख्स 1948 से लेकर 94 तक था। इसने प्राइमरीली लंबा सबसे टाइम जो है इसने सर्व किया। दिस इज किम इल संग। इनके नाम थोड़े से मुश्किल है प्रोनाउंस करने में लेकिन वो जरूरी नहीं है। जो सेकंड थे वो थे 1994 से लेके 2011 तक, जो अभी करंट लीडर हैं। इनके ये फादर थे 1994 से लेके 2011 तक, और इनका नाम था किम जोंग इल। और आजकल के जो है वो आपको इल्म है किम किम जोंग उन, जो 2011 से लेके टिल डेट आपके लीडर हैं ऑफ नॉर्थ कोरिया। जो नेक्स्ट लीडर बिड किया जा रहा है वो उन्हीं की सिस्टर को कहा जा रहा है, क्योंकि वो काफी हद तक उनको उनका साथ देती हैं, उनके साथ डिफरेंट स्टेट विजिट्स पे भी जाती हैं। सो ये तीन मेजर लीडर्स हैं जो नॉर्थ कोरिया को रूल कर चुके हैं। और इसमें जो सेकंड लीडर है, इसके दौर में 2006 के अंदर जो है नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को एज अ न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया था। और उसके बाद से जो है ऑनवर्ड्स जो टेंशन हैं बिटवीन वेस्ट और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की टेंशन है वो कहीं पहले से ज्यादा हो चुकी हुई हैं। याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में एक डीमिलिटराइज जोन है अलोंग देयर बॉर्डर। और यहाँ पे मैं आपको एक एमसीक्यू के साथ छोड़ रहा हूँ, मेंशन इन द कमेंट कि ये जो बॉर्डर है बिटवीन व्हाट पैरेलल इट इज बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंटीरियर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है बिश्केक। बिश्केक इज कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। वहां पे इस मीटिंग के दौरान शंघाई स्पिरिट को अलाइव रखने की बात की और पाकिस्तान ने कमिट किया है कि हमने जो शंघाई स्पिरिट है विच बिलीव्स किस चीज में, म्यूचुअल ट्रस्ट में, म्यूचुअल बेनिफिट में और सबकी बराबरी में, और किसी किस्म की ब्लॉक पॉलिटिक्स के खिलाफ है। इन्होंने ये कहा कि हम इसको कायम रखेंगे। अच्छा, शंघाई जो एससीओ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले इसकी बुनियाद 1996 में रखी गई थी शंघाई 5 के नाम से। बाद में 2001 के अंदर जब 6 कंट्री ऐड हुआ था तो इसका नाम चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया था। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके करंटली 10 मेंबर्स हैं। 2000 से ऑनवर्ड से लेके अब तक इसके 10 मेंबर्स हैं। आपने ये बताना है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेंबर्स इसके बने थे एक टाइम पे। विच ईयर वाज इट, और एग्जैक्ट डेट पेपर्स में पूछी जाती है। प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और आप में से जिस जिसको ये आंसर आता है सो एवरीबॉडी एल्स कैन नो इट एज वेल। तो एससीओ जो है ये प्राइमरली म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल सिक्योरिटी जो कुछ प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काम करता है और इन तमाम ममालिक के दरमियान में कोऑपरेशन, ट्रेड एंड सिक्योरिटी रिलेशन को बेहतर बनाता है। बात सिक्योरिटी की जाए तो इसमें एक डाटा बेस्ड स्ट्रक्चर है रैट्स के नाम से, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, हेडक्वार्टर्ड इन ताशकंद उज्बेकिस्तान, जिसमें टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म में जो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनका एक सर्टन डाटा जो है वो कायम किया जाता है, डाटा सेंटर कायम किया जाता है। और फिर कंट्रीज एक दूसरे से उससे फायदा उठा के इन एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं और सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। सो ये यूरेशियन लेवल की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रशिया और चाइना इसको लीड कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज जो हैं इसके सामने 8 इसके और मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर्ड बीजिंग में। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसकी जो 26 समिट है, समिट वो होती है जहां पे हाईएस्ट लीडर्स ऑफ द स्टेट मिलते हैं, वो एक्सपेक्टेड है बिश्केक किर्गिस्तान में अगस्त इसी साल में 2026 में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीपीएससी जो देना पसंद करेगा वो ये कि इसकी 27 समिट पाकिस्तान में होने वाली है। पाकिस्तान को इसकी चेयरमैनशिप 27 समिट की मिल चुकी है। आयरलैंड की जस्टिस मिनिस्ट्री ने तो इसराइली मिनिस्टर्स को बैन कर दिया आयरलैंड विजिट करने से। याद रखिएगा आयरलैंड इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिन्होंने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज के लिए सबसे आगे बढ़ के बात की है वेस्ट में होते हुए, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट वॉइस है फॉर द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। और जो रिसेंट नस्ल कशी चल रही है उसके ऊपर इन्होंने ये बात उठाई है। फिर इसके अलावा 27 जुलाई को आपके इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, जनरल इलेक्शंस फॉर 45 सीट्स ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये जो 45 सीट्स हैं इनके ऊपर कुछ सर्टन टेंशन भी चल रही है कश्मीर में, क्योंकि इन 45 जो जनरल इलेक्शंस की सीट्स हैं
इसमें से तकरीबन 12 सीट्स, इस 45 सीट्स में से तकरीबन जो 12 सीट्स हैं वो कश्मीरी रेफ्यूजीज के पास हैं। ये वो रेफ्यूजीज हैं जो कि डिफरेंट पाकिस्तानी दूसरे प्रोविंसेस में सेटल्ड हैं। तो 12 सीट्स आर विद रेफ्यूजीज, और इन सीट्स की वजह से अक्सर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इन सीट्स के थ्रू जो पाकिस्तान है वो इंजीनियर करने की कोशिश करता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस को, और अपने फेवरेट्स को आगे लाने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है। सो दिस हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। लेकिन इन 45 जनरल सीट्स के अलावा 5 सीट्स खवातीन के लिए हैं, जनरल रिजर्व सीट्स। उसके अलावा एक सीट एक आलिम के लिए, एक सीट एक टेक्नोक्रेट के लिए, और एक कश्मीरी ओवरसीज के लिए भी रिजर्व्ड है। ये आपने याद रखना है। और एज डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, यू कैन गो वॉच इट ऑन यूट्यूब, जहां पे मैंने क्लियर बताया कि किस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान में एज ए प्रोविंस और एज ए टेरिटरी कहीं पे भी नाम नहीं आया। तो हम किन दो फेमस रूल्स या किन दो फेमस लॉज के तहत, ऑर्डर्स के तहत इन दोनों रीजन्स को गवर्न करते हैं। इसके अलावा आपके पास यूएन ने रिसेंटली अफर्म किए है कि पैलेस्टाइन और कश्मीर दोनों अनरिजॉल्व है। अगर यूएन इसकी बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि यूएन कश्मीर को एक नेशनल इशू ट्रीट करता है, लेकिन इंडिया उसके बरक्स बार बार क्लेम करता है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। लेकिन यूएन इसको कहा है कि ये दोनों इंटरनेशनल इशू हैं, क्योंकि इन दोनों के इश्यूज से जो प्रॉब्लम्स होंगे वो ग्लोबल पीस के लिए थ्रेट कर सकते हैं। यूएन एक इंपॉर्टेंट इदारा है, जिसके जो फेमस ऑर्गन्स हैं उनमें से एक सेक्रेटेरिएट है जिसको एंटोनियो गुटेरेस हेड करते हैं। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है सेक्रेटरी जनरल का। यहाँ पे फिर मैं आपको छोड़ता हूँ कि इस हिसाब से आप बताएं कि मुस्लिम सेक्रेटरी जनरल कौन रह चुका हुआ है यूएन का, वन नेम उसका आपको आना चाहिए, और किस मुल्क से थे वो। फिर जनरल असेंबली के अंदर तमाम मेंबरशिप होती है। 193 मेंबर्स और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स जो यूएन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, और इसको प्रिजाइड कर लिए एनालिना बेयरबैक। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट जनरल असेंबली का साल होगा उसमें यूएन जनरल असेंबली को कौन प्रिजाइड करेगा। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट का भी नाम लिखा हुआ है। याद रखिएगा आईसीजे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। ये नेदरलैंड्स के शहर हेग के अंदर बेस्ड है, और वहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको तकरीबन 15 जजेस हेड करते हैं, और ये डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये काम करती है। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता है, वो ये है कि पाकिस्तान के परमानेंट मेंबर का क्या नाम है। तो वो आसिम इफ्तिखार हैं, और आसिम इफ्तिखार एक करियर डिप्लोमेट हैं जो कि अपनी करियर प्रोग्रेशन के थ्रू इस लेवल पे पहुंचे हैं, और वो करंटली एज अ एम्बेसडर टू द यूएन सर्व कर रहे हैं। एंड देन वी हैव अभिजीत दिपके। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ पिछले मंथ में, इस मंथ में, विच वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, जो कि जनरेशन जी ने क्रिएट की है, जिसको कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। और इनके जो बनने का रीजन है प्राइमरली वो एग्जाम लीक्स हैं। ऑल राइट, एग्जाम लीक्स हुए कुछ में, जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन डिमांड की गई। सेकेंडली इसके अलावा जो है जॉबलेसनेस, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सिंगल इवेंट अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें कि जिसके बाद जो है वो ये इस नाम की एक पार्टी बनी, जो कि मोस्टली एक किस्म का सटायर है, वो रीजन ये है कि उसमें आपके पास जो आपके एक जज है वहां पे इंडिया के अंदर, उन्होंने जॉबलेस यूथ को कॉकरोचेस के साथ कंपेयर किया था, जिसके बाद उन्होंने इसकी मौकरी के तौर पे एक पार्टी क्रिएट की विद इन इंडिया। साउथ कोरियंस जो है फिर से एक दफा प्रोटेस्ट पे आ चुके हैं, और इस दफा जो रीजन है वो मार्शल लॉ नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया की तारीख इस चीज से भरी पड़ी है कि टाइम एंड अगेन वहां पे मार्शल लॉज लगे और वहां पे डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट हुए। और लेकिन इस बार जो है वो शॉर्टेज हुई है बैलेट्स की। होपफुली जो है वो ये शॉर्टेज वाला एलिमेंट पाकिस्तान की तरफ से कोई इदारा इलेक्शन कमीशन का पिक नहीं करेगा, एंड थिंग्स विल गो स्मूथली। ये ना हो कि ये एक नई तरीके का जो है एक फार्मूला पिक कर लिया जाए बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो होपफुली थिंग्स विल गो स्मूथली इन अपकमिंग लोकल म्यूनिसिपल इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो इनके म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो रहे थे, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, वहां पे बैलेट्स की शॉर्टेज हो गई थी। और इसके बाद जो है जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी साउथ कोरिया से, वो ये है कि रिसेंटली जो है ये जो नेशन वाइड जो आपका वोट हुआ उसमें प्रेसिडेंट ली जे म्योंग इन्होंने ऑफिस संभाला है। प्रेसिडेंट ली जे म्योंग ये आपके करंट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है। आपको याद होगा इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी 2024 में, जिसके बाद उनको इम्पीच किया गया, उनको ऑफिस से रिमूव किया गया। तो ये फर्स्ट इलेक्शन था रीसेंट प्रेसिडेंट के चेंज होने के बाद। और इसके अलावा जो साउथ कोरिया है उसमें याद रखिएगा साउथ कोरिया के अंदर जो फेमस डिक्टेटर्स हैं
वो सर्व कर चुके हैं। उसमें से एक डिक्टेटर का नाम आप सबको बड़े अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि दैट डिक्टेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग साउथ कोरिया इनटू अ कंट्री व्हाट इट इज टुडे, व्हाट शी इज टुडे। जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको नजर आती है, तरक्की नजर आती है साउथ कोरिया के अंदर, सैमसंग जैसे जायंट्स नजर आते हैं, तो उसके पीछे जो एक मेजर रीजन है वो आपके पास क्या है, वो साउथ कोरिया के एक डिक्टेटर है। साउथ कोरिया याद रखिएगा 1948 से लेके 1960 तक एक डिक्टेटर के अंडर रहा, 1961 से लेके 1979 तक सेकंड डिक्टेटर के अंडर आया, 1979 से लेके 1988 तक एक थर्ड डिक्टेटर के अंदर आया। इस तरह तीन डिक्टेटर्स के अंदर साउथ कोरिया रहा है। इसमें जो सबसे पहले डिक्टेटर थे वो सिंगमैन री थे। ऑलराइट, ये पहले डिक्टेटर थे साउथ कोरिया के अंदर सर्व करने वाले। जो सेकंड थे जिनका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने मैसिव लेवल पे जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, ये पार्क चंग ही थे। और थर्ड जो डिक्टेटर थे वो चन डू हुआन थे। इसमें जो याद रखना है आपने कि ये जो सेकंड डिक्टेटर हैं, इनके दौर में साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, पार्क चंग ही के दौर में। लेकिन इनका जो एरा है उसके अंदर डेमोक्रेसी के जो प्रोटेस्ट हुए, जमहूरियत के हक में जो इस्तदाज हुए, उसमें इनका रोल बहुत बुरा है। उसमें जो है प्राइमरली ये काफ़ी हद तक इन्होंने सप्रेस किया उन लोगों को, मर्डर्स हुए, काफ़ी हद तक मैसेकर्स का भी नाम लिया जाता है। तो इनका वो वाला एरिया इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने बहुत अच्छी की है। और पाकिस्तान और रशिया ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम इलीगल इमिग्रेशन को क्या करेंगे, टैकल करेंगे। उसमें हमारी तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी थे और रशिया की तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर व्लादिमीर। और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो सेनेटर हैं, वो नेशनल असेंबली के नहीं, वो सेनेट की मेंबरशिप में है। बाकी डेनमार्क डेनमार्क जो है वो अपना जून 5 को कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाता है। याद रखिएगा डेनमार्क आज भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, उसको किंगडम ऑफ डेनमार्क कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फिर सवाल पैदा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कौन सी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसी होती है जहां पे मोनार्क, मोनार्क से मुराद है बादशाह, बादशाह की पावर्स जो है वो लिमिट कर दी जाती है, वो डिटरमिन कर दी जाती हैं आइन या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो ये 1849 के अंदर जो है बिल्कुल बादशाहत एक किस्म की बराए नाम रहेगी 1849 से लेके टिल डेट तक। तो अब वहां पे किंग भी है, वहां पे उनका क्राउन प्रिंस भी होता है। क्राउन प्रिंस वो होता है जो किंग के बाद नेक्स्ट किंग इन लाइन होता है, जैसे सऊदीया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है। तो डेनमार्क जो है वो किंगडम है 1849 से ऑनवर्ड। नाम में वो किंगडम ही है, लेकिन इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी एक प्योर जमहूरियत है डेनमार्क के अंदर जो हमें वहां पे नजर आती है। तो जून 5 को ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। A very good country, very famous for being least corrupt in the world, ये आपने याद रखना है, for being least corrupt in the world। और एक इसका बड़ा फेमस जटलैंड पेनिनसुला है जिसके ऊपर ये है, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है विद जर्मनी एज वेल। इसका फिजिकल बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के साथ मिलता है। और इसके अलावा जो है ये आपका शुमार होता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से। ज्योग्राफिकली एक एमसीक्यूज पूछा जाता है उसमें नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन तीनों ममालिक मिला के जो है वो क्या कहलाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज का भी हिस्सा है, और लेकिन प्राइमरली स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के अंदर ये आता होता है। सो डेनमार्क हर साल जून 5 को अपना मनाता है। इससे आपको 4 से 5 और एमसीक्यूज पता चल जाएंगे कि ये क्या है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। व्हाइट हाउस में एक छोटी सी न्यूज है कि एक उनके पॉलिसी एडवाइजर जो है वो स्टेप डाउन कर गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और एक डिफरेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कंट्री का प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। याद रखिएगा साउथ कोरिया की जो है वो हाइपर एक किस्म का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। साउथ कोरिया के अंदर प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, जैसे आपका यूएस के अंदर इलेक्ट होके आता है। प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट खुद बनाता है, एग्जीक्यूटिव्स को वो लीड करता है। और साउथ कोरिया के अंदर प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। साथ में क्या करता है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में से वो अपनी मर्जी का एक प्राइम मिनिस्टर चुनता है जिसको फिर पार्लियामेंट कंफर्म करती है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक खातून को चुना है और ये सेकंड होंगी वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ कोरिया टू होल्ड दिस पोस्ट। इससे पहले भी एक रह चुकी हैं इसकी कोरिया की प्राइम मिनिस्टर, तो अब ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर होंगी जो खातून होंगी कोरिया के अंदर। तो कोरिया के अंदर जो सिस्टम है वो आपके पास प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टली इलेक्ट, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता है और एक प्राइम मिनिस्टर को वो नॉमिनेट करता है।
बाकी पाकिस्तान में एनिमल राइट्स को और एनिमल क्रुएल्टी को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। होपफुली इसके बाद जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉज एंड रेगुलेशंस होने के बावजूद जो एनफोर्समेंट के इश्यूज हैं कि ओवरलैपिंग मैंडेट्स होते हैं या फिर कहीं कहीं जो है लकूनास क्रिएट हो जाते हैं कि कोई भी बॉडी किसी एक सर्टन एरिया में काम नहीं कर रही होती, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए जो है ये एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है हमारी गवर्नमेंट ने। बाकी थर्ड ओशन लेवल असेसमेंट की रिपोर्ट यूएन ने जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि हमारे ओशन जो है वो इस टाइम वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट में है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ओवर फिशिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी उसके अंदर हो रहा है। ये 9 जून ट्यूसडे की न्यूज है आपके पास, और ये 600 साइंटिस्ट इस तरह के असेसमेंट्स यूएन जो है वो हर साल देती है डिफरेंट चीजों को लेके, और ये थर्ड ओशंस की असेसमेंट है जिसमें ये जो असेसमेंट होती है दिस इज कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। जो 600 साइंटिस्ट 86 कंट्रीज और 600 साइंटिस्ट मिलकर इस चीज को प्रेजेंट करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के टेंशन पहले से ज्यादा वर्स हो चुके हैं सिंस द रिमूवल ऑफ लास्ट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और उसके बाद से अब रिसेंटली उन्होंने 5,000 अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी सिटीजन जो कि मोस्टली इंडिया जाते हैं जॉब्स के लिए, उनको वहां से निकाल दिया गया वेस्ट बंगाल बॉर्डर स्टेट से। फिर लुइस आर्बर इनको रोल मिला है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा। इस रोल में शी सर्व्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश मोनार्क एंड द फॉर्मल हेड ऑफ, ये ब्रिटिश मोनार्क के तौर पे सर्व करती हैं, रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश मोनार्क। याद रखिएगा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है कि आज भी ब्रिटेन जो है वो तकरीबन जो इंग्लैंड के ब्रिटेन के अलावा 14 और ममालिक के अंदर किंग चार्ल्स द थर्ड जो कि इस टाइम हेड ऑफ स्टेट है ब्रिटेन के अंदर, इसके अलावा 14 और कंट्रीज ऐसे हैं। कितने? 14 कंट्रीज और ऐसे हैं, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, कनाडा भी है। और राइट, और इनका जो है वो 14 कंट्रीज के अंदर इनका क्या है, वो हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट फिर क्या है, ये तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी मोरलेस कॉमनवेल्थ स्टेट्स हैं। ये कहीं कहीं इसके लिए डोमिनियन का वर्ड भी यूज हो जाता है कि जहां पे आपके पास जो है ये कंट्रीज वैसे तो फॉर्मली इंडिपेंडेंट है, अपने खारजा पॉलिसी भी खुद रूल ड्राइव करते हैं, उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस है इनका, और अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी भी खुद लेके चलते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है तकरीबन जो फिर भी इनके ऊपर जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है, वो ब्रिटिश मोनार्क है, किंग चार्ल्स द थर्ड है। आज भी वही बैठे हुए इनको वो लीड कर रहे हैं। तकरीबन 14 कंट्रीज यूके के अलावा, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा रिसेंटली एक इंडिया ने टनल बनाई है इस हाइट के ऊपर, इससे लंबी टनल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते जोजिला टनल के साथ। ये सोनमर्ग, कश्मीर और लद्दाख, इन दो एरियाज को कनेक्ट करने के लिए तकरीबन 13 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं। इससे याद रखिएगा कि इसके अलावा एक और टनल ऐसी भी है जहां पे ये मेंशन नहीं है नोट्स के अंदर, जो कि दुनिया की हाईएस्ट टनल है। वो टनल जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो उसकी लेंथ कम है, 1.3 किलोमीटर सिर्फ टनल है, और वो पेरू के अंदर है। वो दुनिया की हाईएस्ट जो टनल है एलिवेशन के हिसाब से 4,000 प्लस मीटर्स के ऊपर वो टनल है। लेकिन दुनिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है वो एक ट्रेन टनल है, और वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, उसको कहते हैं गोथार्ड बेस टनल। सो गोथार्ड बेस टनल जो है ये आपकी स्विट्जरलैंड के अंदर है, और ये लॉन्गेस्ट टनल है दुनिया के अंदर, ये आपने याद रखना है। सो ये एक मार्वल्स हैं कुछ इंजीनियरिंग के जो इस हाइट पे जो है वो किए गए और जो बनाए गए। इसको डीपेस्ट टनल भी इनफैक्ट कहा जाता है दुनिया की। एंड देन वी हैव एफआईए। एफआईए जो है एक हमारा प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन इदारा है जो हमारे मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और इमिग्रेशन और जैसे मामलात को डील करता है, करप्शन जैसे मामलात को देखता है। और इन मामलात को देखने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो एक इन्होंने कुछ रिसेंटली एक डेस्क कायम किया है, वो फैटफ का डेस्क कायम किया। फैटफ क्या है? एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से एक इदारा है। ये 1989 के अंदर बना था, और इसका जो प्राइमरी मकसद है वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना मुल्कों के दरमियान में, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का इदारा है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के अलावा टेरर टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, काउंटर करना उसको, इसको भी रोकना, ये दूसरा काम है इनका। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेपन्स की फाइनेंसिंग है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसको भी ये चेक करते हैं। तो कोई भी मुल्क या कोई भी आपके सामने जो इन्वॉल्व होता है एजेंट इन चीजों के अंदर, ममालिक स्पेशली, उन गवर्नमेंट्स को ये दो लिस्ट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। उसमें से एक ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट वो आती है जिसके अंदर जो है वो बेसिकली उनको कहा जाता है कि आप अपने मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस जैसी जो चीजें उनको कंट्रोल करने के लिए रिफॉर्म्स लेके हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बेहतर बनाएं। और सेकेंडली जो आपके पास ब्लैक लिस्ट है, वो तो
हाई रिस्क लिस्ट होती है। और इस टाइम आपके पास तीन ममालिक ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं। एक उनमें से ईरान है, एक म्यांमार है और एक नॉर्थ कोरिया है। और इन पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये जो ममालिक हैं, ये आपके जो ममालिक हैं, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करते हैं, जो ममालिक हैं पावरफुल कंट्रीज में से ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं एज अ टूल और अब दूसरे ममालिक के खिलाफ। और इसमें पाकिस्तान का नाम लिया जाता है कि पाकिस्तान तारीख में काफी दफा ग्रे लिस्ट पे जरूर गया, ब्लैक लिस्ट होने से बच गया। और लास्ट में पाकिस्तान अक्टूबर 2022 के अंदर, अक्टूबर 2022 के अंदर, अक्टूबर 21 2002 के अंदर जो है, 2022 के अंदर जो है ग्रे लिस्ट से बाहर आया। तो ब्लैक लिस्ट के अंदर तो मोनाको जैसे मुल्क भी हैं जो कि यूरोपियन टेरिटरी के अंदर है, या वर्जिन आइलैंड्स जैसे ये यूके की टेरिटरी वो भी है, क्योंकि वहां पे मोस्टली उनके यहाँ बात होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। पाकिस्तान जैसे ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टेरर फाइनेंसिंग जैसे प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। तो इस वजह से एफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया हुआ था। और फिर एक इंटरेस्टिंग जो आपके पास यहाँ न्यूज़ है, दैट इज अबाउट मरीन बायोलॉजी, और वो ओशन से रिलेटेड है कि इंडियन ओशन के अंदर एक डीप आपके ट्रेंच बनी है, यूं समझ लें आप कि एक फ्रैक्चर जोन है, डिमेंशिया जो उसके अंदर, डिमेंटेनिया जो आपका, डायमेंटेनिया जो आपका फ्रैक्चर जोन है, उसके अंदर आपके पास वेल्स का एक बहुत बड़ा ग्रेव यार्ड मिला है, कब्रिस्तान का मिला है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि आपकी क्या को वहां पे फ्लो वाटर का ऐसा होता है कि तमाम के तमाम वेल्स का जो है वो वहीं पे बोन्स आके गिरती रहती हैं उस ट्रेंच के अंदर। या फिर ये हो सकता है कि कहीं जब वेल्स उसके अंदर जाती हैं तो वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, या फिर किसी एक और पर्टिकुलर रीजन की वजह से वहां से वेल्स बाहर नहीं निकल सकती हैं, वहां पे ये डाई। तो और ये भी कुछ इनमें से 5 मिलियन साल पुराने भी वहां पे वेल्स के जो है वो ढांचे मिले हैं, और वहां पे प्रॉपर इकोसिस्टम चल रहा है। वहां पे काफी सारी जो छोटे सी बीस्ट है वो इन चीजों के ऊपर सर्वाइव भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिमेंटेनिया डायमेंटेनिया फ्रैक्चर जोन है, ये वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट भी ऑफर करता है इंडियन ओशन का। तो ये बहुत ऐसे, जैसे आपको पता है पैसिफिक ओशन के अंदर एक आपने मरियाना ट्रेंच सुना होगा कि जो दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है, और वहां पे हम कहते होते हैं कि अगर उसके अंदर हम लोग माउंट एवरेस्ट को भी डाल दें फिर भी सरफेस तक तकरीबन 1.25 माइल, 1.2 माइल्स का डिस्टेंस रह जाता है। लेकिन ये जो फ्रैक्चर जोन है, इसके अंदर बेसिकली जो सेकंड डीपेस्ट पॉइंट भी है इंडियन ओशन का, नॉट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंडियन ओशन दो जगह पे जो डीपेस्ट पॉइंट आता है उसमें सेकंड पॉइंट जो पे जो सेकंड डीपेस्ट जो रीजन है वो यही इसी फ्रैक्चर जोन के अंदर आता है। उसको उसको डॉर्डरिच डीप भी कहते हैं। और जो लेकिन जो वैसे इंडियन ओशन का जो आपके पास है डीपेस्ट पॉइंट, उसको हम कहते हैं जावा ट्रेंच। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जावा ट्रेंच बिल्कुल इंडोनेशिया के साथ है। ये जो डायमेंटेनिया फॉर फ्रैक्चर जोन है, ये तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबा है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट के अंदर से शुरू होता है और 1200 किलोमीटर तक ऑल द वे जाता है। बेसिकली ये बना क्या है, जहां पे आपके पास जो है सदर्न ओशन और इंडियन ओशन की जो बेसिकली जो आपका किस्म का क्लैप्स होता है प्लेट्स का, और वहां पे गहरे एक किस्म की जमीन जो है वो नीचे चली जाती है, इस वजह से इसको ट्रेंच कहा जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इंडियन ओशन के अंदर डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, आपके पास जावा ट्रेंच है। और सेकंड डीपेस्ट पॉइंट जो है वो डायमेंटीनियम फ्रैक्चर जोन के अंदर। और वहां से हमें एक और चीज इल्म हो चुका है अब, वो आपके पास है क्या है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, डीपेस्ट और ओल्डेस्ट वेल ग्रेव यार्ड जो है वो यहाँ पे हमें मिला है। इसके अलावा एक और गुड न्यूज ये है कि काफी अरसे बाद जो है 600 पिलग्रिम्स पाकिस्तान के अंदर आए हैं जोर मेला के ऊपर। ये गुरु अर्जन देव जो थे, सिख पांचवा जो इनका गुरु था, उसकी जो है बेसिकली डेथ जो है उस एनिवर्सरी के ऊपर ये आते होते हैं इंडियंस पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने हसन अब्दाल विजिट किया, लाहौर भी जाएंगे। तो दिस इज अ गुड न्यूज। और ये जो गुरु अर्जन देव जी हैं, इनको मारने वाले जो थे वो जहांगीर थे। और स्टोरी कुछ यूं बताई जाती है कि गुरु अर्जन देव को जो है बेसिकली एक हिंदू मिनिस्टर जो थे जहांगीर की कोर्ट में, उन्होंने बेटी का रिश्ता ऑफर किया था, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो बदले में इन्होंने एम्परर जहांगीर को इंस्टिगेट किया था टू किल गुरु अर्जन देव जी, और इनको मार दिया गया था। ये फिफ्थ सिख गुरु हैं। तो इनके लिए जो है वो इंडिया से 600 के करीब पिलग्रिम्स जो है इन्होंने रिसेंटली विजिट किया है पाकिस्तान में। बाकी वर्ल्ड कप जो है बेसिकली फ्रेंजी इज गोइंग ऑन, और तीन ममालिक इस टाइम वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। उसमें से एक यूएसए है, एक कनाडा है और एक मैक्सिको है। तीनों नेशंस मिलके 2026 का वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम 22 का कतर ने अकेले होल्ड किया था, और ये क्या कर रहे हैं, ये 2026 का वर्ल्ड कप होल्ड कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली आज तक कोई भी होस्ट मुल्क नहीं जीता। 92 ईयर्स पहले कोई हारा था, सॉरी, कोई अपना होस्ट मुल्क जो है वो अपना जो है वो पहला मैच नहीं हारा, माजरत के साथ, अपना अपना पहला मैच कभी भी नहीं हारा कोई भी होस्ट कंट्री। 92 ईयर्स बैक को हारा था, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में कतर वो द फर्स्ट कंट्री टू लूज इट्स ओपनिंग मैच।
यूएसए ने भी अपना जो है वो होस्ट एज अ होस्ट होते हुए अपना पहला मैच नहीं आ रहा। लेकिन इस वर्ल्ड कप से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट का वर्ल्ड कप, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके 100 साल हो जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप को 2030 के अंदर। 2030 वाला जो वर्ल्ड कप है उसको एक एक इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि उसको तकरीबन 100 साल हो जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप को। सेकंड इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो आपका 2030 वाला वर्ल्ड कप है वो ट्राई कॉन्टिनेंटल है, उसको 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर होल्ड किया जाएगा। 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये मैचेस होंगे। कैसे? प्राइमरली तमाम के तमाम मैचेस जो होंगे वो 3 ममालिक के अंदर होंगे। उसमें से एक आपके पास है स्पेन, एक पुर्तगाल, एक मोरक्को। तो स्पेन और पोर्चुगल आपके जो है वो यूरोप का हिस्सा है, मोरक्को आपका अफ्रीका का हिस्सा है, मेडिटेरेनियन सी के क्रॉस तीनों ममालिक हैं। तो एक तो ये कंफर्म चीज होगी कि तीनों दो दो तो कॉन्टिनेंट्स आपके कंफर्म होंगे, अफ्रीका और यूरोप। लेकिन इसके अलावा जो मैचेस हैं वो कहाँ पे होंगे? वो आपके अर्जेंटीना, यूराग्वाय और पैराग्वाय के अंदर 3 मैचेस होंगे, और वो एग्जीबिशन मैचेस होंगे, फुटबॉल के इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे। वो क्या सेलिब्रेट करेंगे? वो फीफा वर्ल्ड कप की 100th जो है वो एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। स्पेशली यूराग्वाय वाला मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 1930 का जो वर्ल्ड कप था वो भी यूराग्वाय के अंदर, स्पेशली उसका फाइनल जो था वो 1930 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वो यूराग्वाय के अंदर ही किया गया था। तो अब दोबारा फिर यूराग्वाय के अंदर ही एक मैच किया जाएगा टू सेलिब्रेट द 100th एनिवर्सरी ऑफ दिस वर्ल्ड कप। फिर एचएसएन कॉलेज ने एक फॉर्मर इंडियन पंजाब चीफ मिनिस्टर के नाम पे एक रूम डेडिकेट किया, क्योंकि ही वाज अलुमनाई ऑफ दिस कॉलेज। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीक्स न्यूज। और इसके अलावा इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद ये होता है कि वो लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते टाइम की कमी की वजह से, या फिर वो लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ने में अभी इस हद तक काबिल नहीं हुए, उनको प्रॉब्लम होती है उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, तो उनके लिए 2 चीज़ें कवर होगी। एक तो ये कि वो बड़ी आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं कि इन न्यूज़ से अपना करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जीके से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल easily. Stay persistent, stay consistent. Thank you very much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.